नमस्कार। स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पर। ये गुप्तकाल का भाग 2 है, जिसमें गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, जिसके मृत्यु के बाद गुप्त वंश का पतन हो गया। इस वंश के पतन के निम्नलिखित प्रमुख कारण था: अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी का होना, बाह्य आक्रमण हूणों का आक्रमण, शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप, उच्च पदों का आनुवांशिक होना, बौद्ध धर्म का प्रभाव, उत्तराधिकारी युद्ध, सैन्य एवं प्रशासनिक शिथिलता, राष्ट्रवादी भावना का अभाव होना आदि प्रमुख कारण था। सबसे पहले जानते हैं कि गुप्तकाल में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। गुप्त शासकों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा दूसरी राजधानी उज्जैन थी। इसका साम्राज्य विस्तार पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक तथा उत्तर में हिमालय के तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। गुप्त शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जैसे परम भट्टारक, परम भागवत, शक्रादित्य, महाराजाधिराज, विक्रमांक, अश्वमेध महेंद्र, विक्रमादित्य, देवगुप्त, पराक्रमांक, महेंद्रदित्य आदि। इस समय केंद्रीय सत्ता में शीर्ष राजा या सम्राट होता था, यानी राजा ही सर्वोच्च अधिकारी एवं न्यायाधीश हुआ करता था। गुप्तकाल का शासन व्यवस्था राज्य तंत्रात्मक था। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद की जानकारी हमें कामंदक की नीतिसार एवं कालिदास के ग्रंथों से मिलती है। इस समय राजा के बाद सबसे बड़े अधिकारी कुमारामात्य होता था। गुप्तकाल में कुमारामात्य, पार्षद और उच्च अधिकारियों को कहा जाता था। उन्हें राजसी मंत्री भी कहा जाता था, जो प्रशासन में अहम भूमिका निभाते थे। गुप्तकालीन प्रशासन विकेंद्रीकृत था, जो इस प्रकार से था: राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैन्य प्रधान होता था तथा यह विधि निर्माण का अधिकारी होता था। देश या राष्ट्र, यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। इसके प्रशासक को गोप्ता कहा जाता। देश भुक्तियों में बटा होता था। यहां ऊपरिक नामक अधिकारी होता था। प्रांतों का विभाजन विषय या जिले में किया गया। इसके सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होते थे। विषयपति की सहायता के लिए श्रेष्ठी होते थे। कई तहसीलों को मिलाकर एक विषय बनता था। कई गांव का समूह पेट होता था। ग्राम या गांव, यह गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रधान महत्तर या मुखिया कहलाता था। अब गुप्तकाल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और उसके विभाग के बारे में जानते हैं। महाबलाधिकृत, सेनापति को कहा जाता था। महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होता था। संधि विग्राहक, युद्ध तथा शांति से संबंधित विदेश मंत्री होता था। विनय स्थिति, शिक्षा एवं धार्मिक मामलों के प्रधान होता था। अक्षपटलिक, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चौरोदनिक, गुप्तचर विभाग का प्रधान था। भंडाराधिकृत, राजकोष अधिकारी होता था। कुमारामात्य, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। पिलुपति, हाथियों के विभाग का अधिकारी होता था। अगला है अश्वपति, यह घोड़ों के विभाग का अधिकारी होता था। भटाश्वपति, पैदल सेना का नेतृत्व करता होता था। भंडागाराधिकृत, भंडार का प्रभारी होता था। गौलमिक, वन अधिकारी था। क्षेत्रकार, भूमि मापन करने वाला अधिकारी होता था। महत्तर, ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्य था। सीमा कर्मकार, ग्राम एवं खेत का सीमांकन करने वाला अधिकारी होता था। द्रांगिक, नगर मेकर या टैक्स एकत्र करने वाला अधिकारी था। सार्थवाह, व्यवसायियों का प्रधान होता था। प्रथम कायस्थ, कर्णिकों, यह गुप्त काल में प्रधान लिपिक यानी क्लर्क थे। अब गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। गुप्तकाल में ब्राह्मणों, भिक्षुओं, विद्वानों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को
अग्रहार कहा जाता था। इस समय कुल 12 प्रकार के भूमि की सूची मिलती है, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार से है। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था। बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत भूमि कहा जाता था। घास का मैदान को सदबल भूमि, दलदल भूमि को पंकिल भूमि, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि, उपजाऊ भूमि को उर्वरा भूमि, बंजर या शुष्क भूमि को ऊसर तथा मरुस्थल भूमि को मरु कहा जाता था। इस समय का भू राजस्व कुल उपज का एक बट्टा 6 भाग होता था। कामंदकीय नीतिसार में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। कवि कालिदास ने कृषि और पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग माना है। गुप्तकालीन प्रमुख फसलों में धान, गेहूं, जौ, जूट, तिलहन, कपास आदि आता था। गुप्तकाल में कृषि सिंचाई के लिए प्रमुख साधन बांध, तालाब, नहर, कुआं, रहट, नदियां आदि आता था, लेकिन अधिकांश कृषि वर्षा जल पर निर्भर रहती थी। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसके अलावा भरौच, पाटलिपुत्र, विदिशा, मथुरा, तक्षशिला आदि भी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरौच तथा ताम्रलिप्ति था। गुप्त काल में कर के निम्नलिखित प्रकार था। धान्य कर, अनाज में राजा का हिस्सा होता था। भट्टकर, पुलिस कर, चाटकर, लुटेरों से बचाने के लिए कर। विष्टिकी, यह बैगार कर होता था। शुल्क, यह सीमा कर या बिक्री कर था। बलि, यह एक धार्मिक कर था। भाग, उपज का एक बट्टा 6 भाग होता था। उदक या विदक, यह सिंचाई कर था। गुप्त काल में भारत का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक व्यापार संपर्क देखा गया है। दरअसल हूण आक्रमण के कारण मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो गया, जिसके बाद भारतीय व्यापारियों ने व्यापार का प्रमुख केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया को बनाया, जैसे रोम, जावा, सुमात्रा, चीन, श्रीलंका आदि। गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में नगरीय जीवन का वर्णन मिलता है। गुप्तकाल में मुद्राएं गुप्तकाल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई गईं। इसके अलावा रजत, ताम्र, पीतल, सीसा आदि मुद्राएं प्रचलित में थीं। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किया था तथा इसी ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जारी किए थे। अभिलेखों में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया है। दिनार गुप्तों की राष्ट्रीय मुद्रा थी। स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं का अनुपात 1:16 था। गुप्त काल में रजत मुद्रा को रूपक या रूप्यक कहा गया है। सोने का सिक्का 144 ग्रेन का होता था। गुप्त काल की धार्मिक जीवन कैसी थी? गुप्त काल को ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुनरुत्थान एवं सुदृढ़ीकरण का काल माना गया है। गुप्त शासक स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। त्रिमूर्ति की परिकल्पना इसी काल में की गई। गुप्त काल में सर्वाधिक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्तों का राज्य चिन्ह गरुड़ था। गुप्त काल में हिंदू सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की सूची मिलती है। गुप्तकाल में लोकार्क के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। अब गुप्तकालीन कला और स्थापत्य के बारे में जानते हैं। गुप्तकाल में कला का प्रमुख केंद्र सारनाथ था। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोच्च उदाहरण मंदिर निर्माण में देखे जा सकते हैं। ये मंदिर स्थापत्य कला का भी प्रमुख उदाहरण है। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण में नागर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्तकाल के प्रमुख मंदिर इस प्रकार से है। तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ दशावतार मंदिर। इसमें सबसे पहले रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं। भीतर गांव का लक्ष्मण मंदिर, यह ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है।
सांची का मंदिर महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष दशावतार मंदिर है। यह वेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें भगवान के 10 अवतारों का अंकन है। अजंता पहाड़ी पर कुल 29 गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं के बारे में पता सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में चला। ये पहाड़ियां महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें से गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है और गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्तकाल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफा को क्वीन ऑफ केव कहा जाता है। गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। इसी कालखंड में सर्वाधिक साहित्य एवं कला और स्थापत्य संस्कृति का विकास हुआ। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गुप्तकाल में ही पुराणों की वर्तमान रूप में रचना हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। इस समय याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्तकाल में ही हुई। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शाकुंतला की प्रेम कथा है। यह प्रथम भारतीय रचना है जिसकी अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भागवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। अब गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र, महर्षि वात्स्यायन की रचना कामसूत्र, अमर सिंह की रचना अमरकोश, शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम, कामंदक की रचना नीतिसार, आर्यभट्ट जो एक गणितज्ञ थे इनकी रचना सूर्य सिद्धांत। इसमें उन्होंने नक्षत्रों की गणना एवं न्यूटन के सिद्धांत से पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अलावा इनकी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक है, जिसमें इन्होंने शून्य, दशमलव, पाई का सिद्धांत दिया। अगला है विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस एवं देवचंद्र गुप्तम, भास की रचना स्वप्नवास वदत्ता। अगला है वाराहमिहि, यह एक खगोल शास्त्री थे। इनकी रचना पंच सिद्धांतिका है। यह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति से संबंधित है। इसके अलावा वृहत संहिता और लघु जातक भी इन्हीं की रचना है। अगला है ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, महर्षि वाग्भट्ट की रचना अष्टांग हृदयम, चरक की रचना चरक संहिता, धन्वंतरि की रचना रस चिकित्सा। इसमें उन्होंने धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा से होने वाले रोग निवारण का उपाय बताया है। कालिदास की रचना रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम है तथा नारायण पंडित की रचना हितोपदेश है। अब गुप्तकालीन कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। गुप्त राजवंश को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहने का निम्नलिखित कारण है। इस समय संस्कृति, साहित्य, विज्ञान व कला स्थापत्य का विकास हुआ। धार्मिक सहिष्णुता
और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल था। आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक एकता, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और महान एवं चक्रवर्ती सम्राटों का काल था। ये सभी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाता है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने गुप्त वंश को निम्नलिखित संज्ञा दी है। जैसे L.D. बार्नेट ने पेरिक्लिन युग की संज्ञा दी। K.M. मुंशी ने स्वर्ण युग कहा है। सर्वप्रथम इन्होंने ही गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा है। V.A. स्मिथ ने भारत का एलिजाबेथ व स्टुअर्ट काल की संज्ञा दी। R.C. मजूमदार ने श्रेण्य युग कहा तथा मैक्समूलर ने पुनर्जागरण की संज्ञा दी है। इस समय शासक का स्वरूप केंद्रीकृत से विकेंद्रीकृत हो गया। विकेंद्रीकृत की शुरुआत समुद्रगुप्त ने की थी। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा और बाल विवाह के अस्तित्व का पहला प्रमाण मिलता है। फहयान के यात्रा वृत्तांत फो क्वो की है। उनके इस यात्रा वृत्तांत से उस समय के भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति लेख में अशोक के शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण अंकित है। इस काल में चित्रकला तथा वास्तुकला का असाधारण उन्नति हुई थी। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में कुमारगुप्त प्रथम के स्थानीय प्रशासन का विवरण मिलता है। गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। सामंत प्रथा गुप्तकाल में व्यापक रूप से प्रचलित हुआ था। पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे एक नवीन वर्ग कायस्थों की संरचना हुआ। यह एक पेशेवर लेखक वर्ग के रूप में उद्भव हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम वर्णन ओषणम स्मृति में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार कायस्थ का उद्गम पितामह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी हैं। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी काया की संपूर्ण अस्थियों से बनाया था। तभी इनका नाम काया और अस्थि से मिलकर कायस्थ हुआ। कायस्थ धर्मराज श्री चित्रगुप्त भगवान की संतान है तथा यह एक श्रेष्ठ कुल है। तो ये था गुप्तकालीन संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।